नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले किसका बंगाल में शुरुआत बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री मोदी के बड़े हमले की खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर की चुनावी रैली में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी उन्हें सुबह शाम गाली देती। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में बदलाव किया गया है, यह जानकारी भी आपको दे दें। अब सिर्फ 23 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री की रैली होगी। सिर्फ 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री की रैली होगी। 23 अप्रैल को 4 जगहों पर प्रधानमंत्री रैली करेंगे। यह फैसला प्रधानमंत्री की रैलियों को लेकर है। 23 तारीख को मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवरी और दक्षिण कोलकाता में ये रैलियां होने जा रही हैं। सिर्फ अब 23 अप्रैल को ही रैली होगी। पहले के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का था, उसमें बदलाव किया गया है। बदलाव के बाद अब सिर्फ 23 तारीख को ही प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी। 23 तारीख को 4 रैलियां अब तय की गई हैं। 4 अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री ये रैलियां करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। अभी 3 चरण का और मतदान बचा हुआ है। चुनाव प्रचार के तरीके को लेकर काफी चर्चा हुई। इससे पहले चुनाव आयोग एक मीटिंग कर चुका है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कैसे कराया जाए, गाइडलाइंस और नियमों का उल्लंघन ना हो, प्रचार में ऐसा क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए ताकि संक्रमण रुक सके। बड़े नेताओं पर और बड़ी पार्टियों पर इसकी जिम्मेदारी है। अब प्रचार के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री के प्रचार कार्यक्रम में 23 तारीख को अब मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवरी और दक्षिण कोलकाता में रैली होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में यह बदलाव किया गया है। रवि त्रिपाठी मेरे साथ और जानकारी के साथ है। रवि, ये बदलाव, 4 रैलियां 23 तारीख को, क्या वजह? देखिए, सबसे बड़ी वजह है कोरोना के इस दौर में ज़्यादा लंबा नहीं खींचने का जो शेड्यूल था। पहले आपको बता दूं, पहले जो प्लान था 21 और 24 का था, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग का गाइडलाइन आया कि 72 घंटे के पहले आपको चुनाव प्रचार बंद करना है, तो उसको 23 तारीख किया गया। 21 और 23 फिर हुआ कि 21 नहीं, अब जितना कम से कम रैली किया जाए, और चूंकि सबको कवर करना है, 7वें और 8वें फेज को पूरा कवर करना है, तो 23 तारीख को अगर आप देखें तो 4 रैली प्रधानमंत्री की रखी गई है। एक दिन में 4 रैली अभी तक प्रधानमंत्री की नहीं हुई है। एक दिन में मालदा भी कवर होगा, मुर्शिदाबाद भी कवर होना है, और कलकत्ता, जो कि कलकत्ता में चुनाव होना है 8 सीटों पर, उसको भी कवर करना है, और शिवरी एक जगह है, 4 जगह रैली होगी। तो एक ही दिन में रैली कर 7वें और 8वें फेज के जो मतदान जहां जहां होने हैं, उन इलाकों को कवर करेंगे प्रधानमंत्री। और एक खास तौर पे कोरोना को ध्यान में रखते हुए इसको किया गया है। हो सकता है अभी और भी बदलाव हो। अभी कहा जा रहा है कि इन रैलियों में ध्यान ये रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि कल के बाद आज कोशिश की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लागू की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग, चेयर के माध्यम से चेयरों को दूर दूर लगाना, लोगों को बैठाने की कोशिश करना, साथ साथ उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना, साथ साथ उनको सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करना, तमाम सारी चीज़ें आज की गई है फॉलो। लेकिन आने वाली जो रैली है उसके लिए और एहतियात बरतने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री के लोग जो आयोजक हैं, खासतौर पर जो आयोजन कर रहे हैं इन रैलियों का, जिनका ध्यान रखा जा रहा है, तो उससे पहले ही वहाँ पहुँच सारी चीजों का जायजा ले रहे हैं, और जायजा लेकर इन सारी चीजों की तैयारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। फिर से चाहूंगा जरा तुलना करके बताइए, जो पहले का कार्यक्रम था और जो अब का कार्यक्रम है, उसमें कितना बदलाव है तारीखों को लेकर, रैलियों की, रोड शो की संख्या को लेकर? देखिए, पहले जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, ये 17 तारीख की रैली के बाद 21 तारीख को रैली होनी थी, और फिर 23 तारीख को, 24 तारीख को रैली होनी थी। जो पहला कार्यक्रम था सबसे पहले, उसमें फिर बदलाव किया गया कि नहीं 24 नहीं और 23 होगा, क्योंकि आपको ध्यान हो कि 26 तारीख को चूंकि चुनाव है, और 26 तारीख के चुनाव के लिए अगर 72 घंटे अगर आप देखते हैं तो 72 घंटे यानी 23 तारीख को होता है। 24 तारीख को आप उसके लिए प्रचार नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जो 24 तारीख का शेड्यूल था उसको 23 तारीख किया गया। फिर हुआ कि नहीं 21 तारीख वाली रैली को भी छोड़ा जाए, क्योंकि 22 को मतदान है, आप जान रहे हैं 22 को भी कुछ जगहों पर मालदा में मतदान होना है, तमाम और जगहों पर मतदान होना है। मालदा में 2 फेज में अलग अलग मतदान होने हैं। तो कुछ कुल मिला जुला के सभी इलाका कवर भी हो जाए, एक ही दिन में कवर हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा रैली एक दिन में कर चुकी। मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की रैली पहले 21 तारीख को और 24 को होनी थी, फिर बदलाव किया गया कि 21 और 23 को होगी। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रचार के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री की रैलियां अब 23 तारीख को होंगी और 4 रैलियां उस दिन होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर की चुनावी रैली में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी उन्हें सुबह शाम गाली देती। पीएम ने बताया कि ममता ने उनके लिए किन किन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले जरा सुनवाते हैं आपको प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा। 25 मार्च को दीदी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को कहा, जो उनको दीदी के सिवा और कुछ नहीं कहता है,
ज्यादा से ज्यादा 2 बार बोलता हूं, दीदी, ओ दीदी। दीदी ने क्या कहा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरी मजबूरी है। दीदी ने क्या कहा? दीदी ने कहा, तुम साला खुनी का राजा, खुनी का जमींदार, तुमने सारे पैसे लूट लिए। ये भाषा 26 मार्च को दीदी बोली, देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है, मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है, ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। देखिए, बंगाल में 10 साल जो मुख्यमंत्री रही वो क्या बोल रही है। 4 अप्रैल को दीदी इस बात पर भड़क गई कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि क्या मैं भगवान हूं, सुपर ह्यूमन हूं। 12 अप्रैल को दीदी ने कहा, जहां मैं जाता हूं वहां दंगे होने लगते हैं। 13 अप्रैल को दीदी ने फिर से मुझे सबसे बड़ा झूठा कहा, मंदबुद्धि कहा। ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने कुछ ही गालियां जरा आपके सामने प्रस्तुत की है। दीदी की गालियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी, आप मुझे जितना कोसना है कोसिए, जितनी गाली देनी है दीजिए, लेकिन कम से कम बंगाल की महान परंपरा को, बंगाल की महान संस्कृति के, उसको, बंगाल के कल्चर को मेहरबानी करके मत भूलिए। देश की जनता बंगाल की समृद्ध विरासत, यहां के लोगों की वाणी, वर्तन, उस पर गर्व करती है। बंगाल के लोगों ने पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। इसलिए दीदी की इन गालियों ने मोदी का अपमान किया हो ऐसा नहीं है। दीदी ने इन गालियों से बंगाल के कल्चर, यहां की मिठास भरी भाषा, यहां की महान परंपरा को भी शर्मसार कर दिया है। बंगाल में आज 5वें चरण की वोटिंग खत्म हो गई और अब सिर्फ 3 चरण बचे हैं, लेकिन चौथे चरण में हुई हिंसा चुनावी रैलियों में अब एक बड़ा मुद्दा बन गई है। और इसी मामले में अब एंट्री हुई है एक ऑडियो की। बीजेपी की तरफ से जारी इस ऑडियो पर सियासत तेज हो गई है, लेकिन ऑडियो पर सियासी आवाज सुनने से पहले आपको बताते हैं क्या और किसका ये ऑडियो है। पश्चिम बंगाल चुनाव के चौथे चरण की यह तस्वीर आपको याद होगी। 10 अप्रैल को चुनावी घमासान के बीच पहली हिंसा और उत्पात और फिर फायरिंग। उस दिन चुनावी हिंसा में कुल 5 लोगों की मौत हुई। आरोप है कि एक व्यक्ति को पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मार डाला। उस दिन कूच बिहार में सरेआम हिंसा की जा रही थी। सुरक्षा बलों पर गुंडे हमला कर रहे थे। तब सुरक्षा बलों ने अपनी सुरक्षा में गोलियां चलाई और 4 लोग मारे गए। उस वक्त टीएमसी ने बीजेपी पर हमला करवाने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने ममता बनर्जी का ऑडियो टेप जारी किया है, जिसकी जी न्यूज पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक इस ऑडियो टेप में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेता पार्थो प्रतिम रॉय से मारे गए 4 लोगों के शवों के साथ रैली करने का निर्देश दिया। आप भी सुनिए शीतलकुची हिंसा के बाद ममता बनर्जी और पार्थो प्रतिम रॉय की रिकॉर्ड हुई बातचीत। পার্থ, হ্যাঁ দিদি, মাথা ঠান্ডা করে ভোটটা করো, তারপরে এর বিচার আমরা করব। একদম আমি অ্যারেস্ট করাবো সব কটা সিআরপিএফকে। ডেড বডিগুলো এখন রেখে দাও, কালকে ডেড বডিগুলো নিয়ে র্যালি হবে। আজকে পরিবারগুলোকে বলবে কেউ ডেড বডি নেবে না। ঠিক ঠিক ঠিক।
कूच बिहार के सीतलकुची में 4 लोगों की मौत के बाद ममता बनर्जी कूच बिहार जाने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग ने हिंसा की आशंका को देखते हुए किसी भी नेता की कूच बिहार में एंट्री पर 72 घंटे का बैन लगा दिया था और ममता बनर्जी कूच बिहार नहीं जा सकी। दीदी का हिंसा पर सियासी खेला का सपना अधूरा रह गया। बीजेपी की ओर से जारी ऑडियो टेप में ममता बनर्जी पीड़ित परिवार को एफआईआर करने के लिए उकसा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस को बयान नहीं देने को कह रही है। লোকগুলো কারা আমাদেরই লোক কাজ করো পুরো এফআইআর করবে লয়ারকে দিয়ে, নিজের ইচ্ছে মতো করবে না। ওকে ওকে এফআইআর বাড়ির লোক যেটা করবে আমি বলে দেবো আফটার ইলেকশন। ঠিক ঠিক এখনই পুরো স্টেটমেন্ট নিতে গেলে করবে না, ভালো করে এফআইআর করতে হবে, লয়ারের সাথে কনসাল্ট করবে যাতে এগুলো ওদের কমান্ডার থেকে শুরু করে এসপি থেকে শুরু করে সবকটা পাশে। ममता बनर्जी और पार्थो की बातचीत यही खत्म नहीं हुई। ममता बनर्जी की मंशा इलाके के एसपी और आईजी को फंसाने की थी। वैसे तो बंगाल के इस चुनावी घमासान में शुरू से ही बीजेपी और टीएमसी का एक दूसरे पर ध्रुवीकरण का आरोप लगता रहा है, लेकिन कूच बिहार हिंसा के बाद इस मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया है और अब इस ऑडियो के रिलीज होने के बाद ये तो तय है कि आने वाले तीनों चरणों में दोनों दलों के लिए कूच बिहार ही सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 10 अप्रैल को कूच बिहार हिंसा के बाद की राजनीति का ये ऑडियो आपने सुना। ऑडियो बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आज बंगाल की चुनावी जनसभाओं में यही ऑडियो सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। कूच बिहार में हुई हिंसा के बाद बंगाल के सियासी रण के 2 दावेदारों ने एक दूसरे पर सवालों की झड़ी लगा दी। कभी इधर से आरोप तो कभी उधर से आरोप, कभी इधर से जवाब तो कभी उधर से जवाब, और ये सिलसिला अब भी जारी है। शुरुआत हुई बंगाल के आसनसोल से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रैली से ममता पर प्रहार किया और ममता पर कूच बिहार हिंसा मामले में राजनीति का आरोप लगाया। कूच बिहार में जो हुआ उस पर कल एक ऑडियो टेप आपने सुना होगा। वो ऑडियो टेप सुना क्या आपने? सुना? 5 लोगों की दुखद मृत्यु के बाद दीदी किस तरह राजनीति कर रही है, ये इस ऑडियो टेप के अंदर साफ साफ खुल गया है, सामने आता है। इस ऑडियो में कूच बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? कूच बिहार हिंसा मामले में पहले से ही ध्रुवीकरण के आरोपों का सामना कर रही ममता के लिए ये ऑडियो परेशानी का सबब बन गया है और यही वजह है कि ममता ने इसे नया रंग दे दिया और आरोप लगाया कि मेरे फोन को टैप किया जा रहा है। ममता ने इस मामले की सीआईडी से जांच कराने की भी बात कही। বাড়িতে কি রান্না হবে সেটা বললেও ফোনটাকে ট্যাপ করছে কেন্দ্রীয় সরকার, পুরো ফোন ট্যাপ করছে এবং ইটস এ গ্রেট স্ক্যাম। আমি এটা নিয়ে সিআইডি এনকোয়ারি অর্ডার দেব এবং আমি মনে করি এটা সিআইডি এনকোয়ারি করে বের করা উচিত। কে আমার ফোন ট্যাপ করেছে আমি জানতে চাই। আমি ছেড়ে দেব না, অনেকগুলো এফআইআর হয়েছে। बात यही नहीं रुकी, बल्कि इस मुद्दे की दस्तक चुनाव आयोग तक भी पहुंची। पहले बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सीईओ से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग की। तो दोपहर बाद टीएमसी नेताओं का दल भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और ऑडियो रिलीज करने के मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की।
उसकी तो पुष्टि कर दी है कि टेप तो सत्य है। वो तो पूछते ही आया कहाँ से? भाई आया तो वहाँ से है, आपने ही तो दिया है, नहीं तो हमारे पास कहाँ से आता? अब जो फ़ोन किया या तो वो दिए हैं या जिसके पास फ़ोन गया वो दिए हैं, वो आप आपस में फैसला कर लो। और केवल आप दिए नहीं हो, जगह जगह सार्वजनिक तो ये टेप आपकी हो, उसका उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य ये था कि इससे जितना ध्रुवीकरण और हो जाए। जाहिर है कि ये जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसका कारनामा है और एक दिन पहले रिलीज़ करने का सीधा जो उद्देश्य है वो है कि मतदाताओं को प्रभावित किया जाए। और उसके बाद जो सरकारी पार्टी है केंद्र की, उसका आईटी सेल उसको रिलीज़ कर रहा है। आईटी सेल को कैसे मिला? और पहले तो ये है कि भाई टेप कैसे हुआ, टेप कैसे हुआ, और टेप हुआ तो आईटी सेल बीजेपी को कैसे मिल गया? पश्चिम बंगाल में 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजों के बीच अब सिर्फ 3 चरणों के चुनाव की दूरी है। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए चौथे चरण में हुई कूच बिहार की हिंसा प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि अपने अपने वोट बैंक के लिए इसमें सबको फायदा नजर आ रहा है। पूजा मेहता, रवि त्रिपाठी और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.